अक्षय कुमार बनवा लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 अगस्त 2024 से पहले का। आदित्य सिंह जमुई, धन्यवाद आपका। चलिए आइए तो, और सब क्या हाल चाल है? ठीक है। पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है आप लोग का? ठीक चल रहा है ना? तो आ जाइए, बिट्टू सर का भी क्लास होगा। आज नहीं होगा, आज नहीं, 1-2 दिन और बस। ठीक है, आज के बाद कल आ जाएंगे सर। कल आ जाना चाहिए, एकदम आ जाना चाहिए कल। और रात में हम बात भी करेंगे, आ जाएंगे। अब तो सब चीज़ हो ही गया है। तो आगे बायोलॉजी का क्लास भी होगा, इकोनॉमिक्स का क्लास भी होगा, हर चीज़ का क्लास होगा। घबराइए नहीं। आगे जो है सर से रिक्वेस्ट करके सर का एक्स्ट्रा क्लास भी हम लगवा देंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास लगवा देंगे संडे को। तो एकदम घबराना नहीं है। और ऑनलाइन वाले लोग चलिए, ऑनलाइन वाले लोग दिखाई सुनाई दे रहे हैं? थोड़ा बताइए तो। दे रहे हैं? चलिए तो आ जाइए, देखते हैं। तो पॉलिटी में क्या पढ़ रहे हो? नागरिकता खत्म नहीं हुआ है? कहां तक बताएं? दीजिए थोड़ा नोट। एक मिनट रुक जाइए, पहले देखने दीजिए कहां तक पढ़ा दे। कहां तक पढ़ा है लड़की? नागरिकता का अर्थ और महत्व बता दिए। स्वरूप, संवैधानिक उपबंध, ये सब बता दिए ना। नागरिकता अधिनियम 1955 ना। चलिए, तो कल जो बताए हैं वहां से 2-4-5 प्रश्न जो है हम आपको पूछ रहे हैं। और फिर सबसे पहले आप उन 2-4-5 प्रश्नों का जवाब दीजिए, और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और पॉलिटी में अब आप लोग क्वेश्चन मत भेजिए कि हमको ये डाउट है, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पर जो भेजते हैं ना, आप अब मत भेजिए। इसलिए नहीं भेजिए क्योंकि अब तो हम घोषणा कर ही दिए हैं कि ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। तो अब एक एक करके डाउट लेना जरूरी ना है। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव तो हम करवाने के लिए अब आपको तैयार ही हैं। तो इसलिए जो है अब डाउट मत भेजिए। आगे जब हम करवाएंगे सारा डाउट आपका क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो एक आध वो क्वेश्चन का जवाब दीजिए पहले, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। बताइए, जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान नागरिकता को लेकर कानून बनाने का अधिकार किसे देता?
भारत की संसद को देता है। इसके बाद आगे बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारत के लोगों को प्राप्त होता है। 15, 16, 19, 29 और शत्रु देश के विदेशी नागरिक और मित्र देश के विदेशी नागरिक में अंतर उत्पन्न कौन अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 22 ना, ठीक है, अनुच्छेद 22। इसके बाद भारत में नागरिकता का स्वरूप कैसा है? एकल ना है, एकल है, ठीक है। इसके बाद भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान को कब लागू किया गया है? 1949 या 1950? 1949 ना, चलिए ठीक है, 1949, बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप समझिएगा, कल पढ़ाए हैं, आज तो आप जवाब दे ही रहे हैं। रिवीजन करते रहिए और आपको जो बात लेक्चर के दौरान बताते हैं ना, लेक्चर के दौरान चीज़ों को जो डिस्कस करते हैं उसको ध्यान से सुनिए। घर पे जाकर के अपने नोटबुक को पढ़िए, घर पे जाकर अपने नोटबुक को पढ़िए और नोटबुक को पढ़ते समय इस बात को ध्यान में लाइए कि कौन कौन सी बातों पर लेक्चर के दौरान विशेष ध्यान दिए थे और जिन जिन बातों पर आ जाइए और जिन जिन बातों पर जो है, जिन जिन बातों पर विशेष ध्यान दिए थे उस पर जो है आपको नोट आ जाइए, नोट डाउन कर लेना, आ जाइए। चलिए, खुश रहिए। देखिए, आपको अभी हमेशा लोग आते रहेंगे और जो है बस हम यही कहेंगे कि जैसे लोग सफल होकर के आ रहे हैं, आप भी अगर इन लोगों के तरह मेहनत कीजिएगा तो आप भी अंतिम रूप में सफल होंगे। और जैसे ये लोग आ रहे हैं वैसे ही आप लोग भी मिठाई लेकर के आइएगा, समझे। और मिठाई लेकर के आने के लिए तो हम नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग मिठाई लेकर के आ जाते हैं, कोई बात नहीं है। देखिए, राहुल कुमार सिंह, राहुल जी हैं, औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं। औरंगाबाद वाले कौन कौन है जी? हाँ, औरंगाबाद वाले, चलिए ठीक है। तो हर डिस्ट्रिक्ट से लोग यहां पर है। एक बार इनकी सफलता के लिए जोर से ताली। और देखिए, ये इनका दूसरा अटेम्प्ट था। कौन सा अटेम्प्ट था? दूसरा। तो ठीक, दूसरा, तीसरा नहीं, दूसरा एकदम एक्स्ट्रा ही एक बढ़ती है, समझे। तो एक बार असफल हुए हैं, दूसरी बार में सफलता मिला है। तो जानते हैं, जब पहली बार में सफलता मिल जाता है, सफलता का कोई महत्व नहीं रह जाता। लेकिन जब एक बार असफलता मिले फिर सफलता मिलता है ना, तो उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। काहे कि एक बार आपने असफलता के स्वाद को चखा है तो दूसरी बार सफलता के स्वाद को चखते हैं तो आपको और भी लगता है कि हाँ, समझे। तो एक गिफ्ट लेते आइएगा। कहाँ है जी? और देखिए, आप लोगों के लिए एक सम्मान समारोह रखे हैं, पता है आपको? 21 को है, ठीक है, 21 को है, सब चीज है, भोजन का भी व्यवस्था है, गिफ्ट का भी व्यवस्था है। और जितने भी संस्थान से आपके संपर्क में लोग होंगे उस रोज जो है सबको बुला लेना है, सबको लेते आना है। और जो है आप लोग को भी बुलाएंगे, चिंता मत कीजिए, सबको बुलाएंगे। तो कुछ बोलना चाहेंगे इन लोगों को? बोलिए तो कुछ। है
हम यही बोलना चाहेंगे कि हम बहुत सारे क्षेत्र में गए, सीए करने भी गए, वहाँ भी मेरा दो नंबर से असफल हो जा रहे थे। फिर आपके एसएससी सीजीएल भी देना प्रयास किया, उसमें नहीं हुआ। लास्ट में हमको सर के बारे में पता चला। पिछले बार मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था 2213 का, जिसमें मेरा 3 नंबर से नहीं हुआ था प्री। इस बार मेरे को सर के बारे में पता चला, मेरा एक दोस्त यहाँ पे मेंस में देने आया था, तो उसके पिछली बार 2 नंबर से नहीं हुआ मेंस। तो वो बार बार मुझे कहता रहता था कि 1275 बहुत कम सीट है, इसमें नहीं होगा, और उसने तैयारी नहीं की, उसका नहीं हुआ। मैंने कहा मुझे एक ही सीट लेना है, और सर से जुड़ गया हूँगा तो मैं एक सीट लेके आऊँगा। बस यही मैंने सोचा था, और कब मेंस निकल गया पता ही नहीं चला। और यहाँ पीयूष सर, मेरा फिजिकल एकदम डाउन था, पर पीयूष सर के संरक्षण में, गाइडेंस में, मेरा उस दिन भी सर को भी विश्वास नहीं हुआ कि कैसे मैंने फिजिकल कर लिया। बस यही कहना चाहूँगा कि असफलता आते रहेगी, कभी ना कभी आपको सफलता जरूर मिलेगी, मायूस ना हुआ करें। कभी कभी एकदम हिम्मत टूट जाएगा, कभी कभी ऐसा लगेगा कि अगर नहीं होगा तो ज़िंदगी में मैं क्या करूँगा, लेकिन आप लगे रहेंगे तो अंतिम प्रयास में आप ज़रूर कामयाब होंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रयास ना छोड़ें, असफलता ही आपको सफलता की ओर पहुँचाएगी। धन्यवाद। देखिए, बहुत मार्केबल बात बोले हैं कि जो है आपको एक सीट से न लेना देना है, हो 1275 सीट है, पहले से कम है तो क्या हुआ। तो इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, कम सीट है ज़्यादा सीट है, आप प्रॉपर वे में मेहनत कीजिएगा तो हमको लगता है कि आपका रिजल्ट हो ही जाएगा, समझे। तो आइए, आप मिठाई लेके आए हैं, आपका मिठाई हम आपको खिला रहे हैं, हम तो खाएंगे ही। बस हमको मत बोलिएगा खाने के लिए, ठीक है। खाते खाते तो मेरा हालत खराब। रुकिए रुकिए, हम खाएंगे खाएंगे, पहले आप खाइए तो आप ही में से खा लेते हैं हम। अच्छा ठीक, खिला दीजिए, थोड़ा तोड़ के दीजिए, तोड़ के दीजिए, दूसरा खिलाइएगा। और ये जो है हॉस्टल के जो ट्रेनर थे पीयूष, उन्हीं के संरक्षण में जो है एगो एगो लीजिए, 2 गो है इसमें, इसमें 2 गो है, देखिए ना इसमें 2 गो है, हाँ 2 गो है, बोला है। हॉस्टल के ट्रेनर पीयूष के संरक्षण में ट्रेनिंग किए थे, समझे। इन पे विश्वास नहीं था, सामान्य तौर पर जिन पे विश्वास नहीं होता रिजल्ट उसी का होता है, समझे। जैसे वो अंजलि आई हुई थी ना कल, हम नहीं बोले लेकिन अभी बोल रहे हैं, सच में हमको विश्वास नहीं था कि उसका रिजल्ट हो जाएगा, काहे कि लेकिन जो है लगातार लगी रही, हो गया। क्योंकि जब इतना ज़्यादा मेहनत करवाए नहीं हुआ तो फिर थोड़ा होता है। और 21 तारीख का निमंत्रण है, 21 को जरूर आना है, ठीक है। अरे आप लोग को भी बुलाएंगे, काहे टेंशन लेते हैं। ये छोटा सा गिफ्ट है संस्थान की तरफ से, ठीक है। पीयूष से भी मिल लीजिएगा, ठीक है। आइए अब रात में भी हमको लगता है नहीं, काजल आपको बनाने का जरूरत नहीं है, आपका ठीक है, ठीक है। चलिए आइए, रात में भी जो है 2-3 लड़की आई थी और 2 लड़का आया था, समझे। जितना फोटो पेपर में गया है ना,
बहुत सारा फोटो पेपर में नहीं गया, जैसे अंजलि थी, इसके बारे में तो पता ही नहीं था, फॉर्मेट तो पहले ये हो गया था, बन गया था, समझे। बहुत सारे लोगों का फोटो गया भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है पूरे मार्केट को मिर्ची लगा हुआ है। देखिए सीधा सा है, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे। जब हमारा समाज अपनी बेटी को अच्छा नहीं कह सकता है, बेटी पढ़ने के लिए आई है, बेटी समाज की बेटी होती है, बेटी किसी प्रॉपर की नहीं होती है, बेटी पूरे समाज की बेटी होती है। हमारे समाज में तो यही होता है, हम लोग के परिवार में होता, भले आपसी झगड़ा जितना भी हो, लेकिन अगर बेटी का शादी है, भले एक दूसरे को नहीं टोकेंगे, लेकिन सब काम आकर के करेंगे, बेटी समाज की बेटी होती है, समझ गए। तो जब समाज अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ता है तो हम कौन खेत का मूली हैं। सीधा सा हमारा अपना मानना है कि अपना काम करते रहिए, मस्त रहिए, अगल बगल आंधी तूफान कुछ आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर किसी को महत्व दीजिएगा तो आपका महत्व कम हो जाएगा, समझ गए। तो हर किसी को महत्व नहीं देना चाहिए, समझे। और स्वाभाविक सी बात है, जो बराबरी नहीं कर सकता है वो तो बुराई ही करेगा। तो इसी वजह से जो है ये सब आंधी तूफान ऐसे ही आते रहता है हमेशा। तो इससे ना हमको फर्क पड़ा है, ना संस्थान को फर्क पड़ा है, और ना किसी और को फर्क पड़ा है, समझे। और एक बात हम आपको बता देते, भगवान राम, यही समाज है जो भगवान राम को नहीं छोड़ा, माँ सीता को नहीं छोड़ा, समझ गए, ईश्वर को नहीं छोड़ा, तो हम कौन खेत का मूली है महाराज, समझ गए। तो चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। आइए देखिए, एक बात और बोल देना चाह रहे हैं, आप वैकेंसी से मतलब मत रखिए, कितना सीट है, आप अपने आप से मतलब रखिए, एक सीट से मतलब रखिए। ये चीज हम अपने मामा जी से सीखे। हमारे मामा जी जेई हैं, जूनियर इंजीनियर हैं। 5 सीट था पूरे बिहार में, 5 सीट था पूरे बिहार में, और जीएस में मदद हम ही उनको किए थे। जीएस कम पूछता है, उनका टेक्निकल विषय सब पूछता है। हमको भी लग रहा था 5 सीट पूरे बिहार में कहाँ से होगा, जीएस में थोड़ा बहुत मदद हम भी किए थे, लेकिन उनको अपने आप में विश्वास था कि नहीं, 5 सीट में मेरा 1 सीट होगा, क्योंकि हम में वो क्वालिटी है। और वो कर गए, और अभी काफ़ी अच्छे पोस्ट पे हैं रेलवे में। अब तो रेलवे में चले गए हैं, समझे, प्रमोशन होते होते बहुत ऊपर वाले पोस्ट पे चले गए। अब तो बात भी नहीं होता है, जो सफल हो जाता है उससे हम बात नहीं करते हैं, समझे, क्योंकि उसमें एक अलग ही नशा होता है और हमारा अपना अलग नशा है, समझे। आइए, नागरिकता देखिए, जहां तक पढ़े थे कल वहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको नागरिकता को लेकर कानून भारत की संसद ने बनाया है, और भारत की संसद ने नागरिकता को लेकर कानून 1955 में बनाया है, जिसे नागरिकता अधिनियम 1955 कहते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955। देखिए, जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, यही अधिनियम हमें यह जानकारी देता है कि भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त हो सकती है और 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। और भारत की नागरिकता जो 5 प्रकार से प्राप्त हो सकती है, जन्म, वंशीय परंपरा, पंजीकरण, देशीयकरण और भूमि विस्तार। भूमि विस्तार। तो भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त हो सकती है, और भारत की नागरिकता जो 5 प्रकार से प्राप्त हो सकती है, पहला जन्म, दूसरा वंशीय परंपरा, तीसरा
देशीयकरण, चौथा पंजीकरण, और पांचवा भूमि विस्तार। भूमि विस्तार। उसी प्रकार से भारत की नागरिकता की अगर बात की जाए तो भारत की नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। एक परित्याग, दूसरा बर्खास्तगी, और तीसरा वंचित किए जाने पर। तीसरा वंचित किए जाने पर। वंचित किए जाने पर। ठीक है, इस बात को आप काफी क्लियर कट वे में याद रखिएगा कि भारत की नागरिकता कौन से 5 प्रकार से प्राप्त हो सकती है और कौन से 3 प्रकार से समाप्त हो सकता है। कौन से 3 प्रकार से समाप्त हो सकता है। तो आइए समझते हैं एक एक करके। देखिए, भूमि विस्तार द्वारा कैसे भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, इसको समझिएगा। नीचे से ही समझते, ऊपर कोई दिक्कत ना है। और ये सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ यहां पर यह बात याद रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ यहां पर जो है यह बात याद रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन से 5 प्रकार से प्राप्त हो सकती है और कौन से 3 प्रकार से भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो समझिएगा आप, लेकिन फिर भी समझिए। भूमि विस्तार, जैसे मान लिया जाए भारत, एक बात बताइए, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यह है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। मतलब कश्मीर का वह इलाका जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है। यहां जो लोग हैं, इन लोगों को भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं है, बल्कि इन लोगों की अगर हम लोग बात करें तो इन लोगों को जो है पाकिस्तान की नागरिकता प्राप्त है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहने वाले लोगों को पाकिस्तान की नागरिकता प्राप्त है। अगर भारत पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को जीतकर भारत में मिला लेता है, तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर भारत में मिला लिए जाते हैं तो यहां के नागरिक स्वतः भारत के नागरिक हो जाएंगे। यहां के नागरिक स्वतः जो है आपको भारत के नागरिक हो जाएंगे। यहां के नागरिक स्वतः भारत के नागरिक हो जाएंगे। बस इसके लिए भारत सरकार को एकमात्र अधिसूचना जारी करना होता है, और भारत सरकार यह अधिसूचना जारी करता है कि हम फल्ला क्षेत्र को जीतकर भारत में मिलाए हैं। इस फल्ला क्षेत्र के लोग अब भारत के नागरिक होंगे। इस फल्ला क्षेत्र के लोग अब भारत के नागरिक होंगे। मात्र इतना सा अधिसूचना जारी करना होता है, और भारत सरकार अगर मात्र इतना सा अधिसूचना जारी कर देता है तो फिर वहां के लोग स्वतः भारत के नागरिक हो जाते हैं। यह तो एग्जाम्पल हमने आपको समझाया। अब एक ऐसा हुआ भी है भारत में, 1974-75 की बात है। 1974-75 से पहले सिक्किम एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। 1974-75 से पहले की अगर हम बात करें तो 1974-75 से पहले जो है सिक्किम एक देश हुआ करता था। सिक्किम एक देश हुआ करता था। सिक्किम एक देश हुआ करता था। तो 1974-75 से पहले सिक्किम एक देश हुआ करता था, लेकिन भारत ने सिक्किम को भारत में मिला लिया, और सिक्किम 1975 ईस्वी में भारत का 22वां प्रांत बना। भारत का 22वां प्रांत बना 1975 ईस्वी में। और फिर सिक्किम को लेकर के भारत सरकार ने यह अधिसूचना जारी किया कि सिक्किम भारत में शामिल कर लिया गया है। अब सिक्किम के लोग भारत के नागरिक होंगे, और भारत सरकार मात्र इतना अधिसूचना जारी किया और फिर सिक्किम के लोग जो है भारत के नागरिक हो गए। सिक्किम के लोग जो है भारत के नागरिक हो गए। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर भारत
किसी भी क्षेत्र को जीतता है, उस क्षेत्र को जीतने के बाद भारत सरकार सिर्फ इतना अधिसूचना जारी करता है कि भारत ने फलना क्षेत्र को जीत लिया है और अब यहां के नागरिक भारत के नागरिक होंगे, बस इतना सा मात्र अधिसूचना जारी करता है तो वह जो है वहां के लोग जो है भारत के नागरिक हो जाते हैं। ये हो गया। आशा करते हैं आप समझे होंगे। समझे हैं तो एक बार पढ़िए तो, यानी भूमि विस्तार वाला देखिए, नोट में होगा, है नोट में मिला भूमि विस्तार वाला। मिला आप लोग को? नागरिकता की समाप्ति से पहले देखिए ना, नहीं मिला। आप लोग नोट घर पे एक बार पढ़वे नहीं करते हैं, ठीक है, कुछ आप लोग को पता ही नहीं चलता है। मोबाइल रखिए, मोबाइल ऐसे में छूट जाएगा, चोरी हो जाएगा, फिर कहिएगा मेरा मोबाइल चोरी हो गया। किसका है? आप ही का है? हाँ, तो मोबाइल ध्यान से रखिए। मिला हो? पढ़े? पढ़ लिए ना? चलिए, पढ़ लिए हैं तो आगे आइए। इसके बाद आगे है पंजीकरण, देशीयकरण। नोट में पहले देशीयकरण है, तो देशीयकरण को पहले आप समझ लीजिए, फिर पंजीकरण को आप समझिएगा। तो देशीयकरण के आधार पर भारत की नागरिकता किसी को कैसे मिलती है? देशीयकरण के आधार पर भारत की नागरिकता किसी को कैसे मिलती है? ध्यान से सुनिए। देशीयकरण जानते हैं? देशीयकरण क्या है? देशीयकरण क्या है जानते हैं? देशीयकरण की अगर हम बात करें तो जो देशीयकरण है, देशीयकरण एक प्रकार का प्रमाण पत्र है। देशीयकरण एक प्रकार का प्रमाण पत्र है, और अगर आप देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेते हैं तो उस आधार पर भी भारत की नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं। उस आधार पर भी भारत की नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, देशीयकरण का प्रमाण पत्र किसे दिया जा सकता है, इस बात को आप समझिए। देशीयकरण का प्रमाण पत्र किसे दिया जाता है, इस बात को आप समझिए। देखिए, कोई विदेशी नागरिक है, कोई विदेशी नागरिक है, उसका साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, दर्शन, विश्व शांति या अन्य किसी भी क्षेत्र में, मानव सेवा, अन्य किसी भी क्षेत्र में अगर उसका योगदान है तो बिना किसी शर्त के भारत सरकार उस विदेशी नागरिक को देशीयकरण का प्रमाण पत्र दे सकता है, और वह प्रमाण पत्र लेकर के वह भारत का नागरिक बन सकता है या बन सकती है। जैसे आप नाम सुने होंगे मदर टेरेसा का। मदर टेरेसा का नाम आपने सुना है? मदर टेरेसा विदेशी महिला थी, लेकिन मानव सेवा में मदर टेरेसा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मानव सेवा में जो मदर टेरेसा का बहुत बड़ा योगदान रहा है, सिर्फ उस योगदान के बदौलत मदर टेरेसा को भारत सरकार ने देशीयकरण का प्रमाण पत्र दिया, और उसी आधार पर मदर टेरेसा भारत की नागरिक बनी। और इसके बाद एक तो ये हो गया, यानी अगर कोई भी, मान लीजिए कोई भी रूस का है, उसका विश्व शांति में, मानव कल्याण में, मानव सेवा में, दर्शन में, साहित्य में, किसी भी क्षेत्र में योगदान है, तो भारत सरकार उसे देशीयकरण का प्रमाण पत्र दे देगा, और उस आधार पर वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है या कर सकती है। एक तो ये हो गया। दूसरा, देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का एक सिंपल फंडा भी है। देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का एक सिंपल फंडा भी है, और सिंपल फंडा क्या है इसको आप समझिएगा। देखिए, सिंपल फंडा यह है, सिंपल फंडा की अगर हम बात करें तो सिंपल फंडा यह है कि वह ऐसे देश का नागरिक हो जहां
देशीयकरण के आधार पर नागरिकता दी जाती हो, पहला शर्त यह है। एक तो पहला शर्त यह है कि वह ऐसे देश का नागरिक हो जहां देशीयकरण के आधार पर नागरिकता दी जाती हो। दूसरा, उसने अपने देश की नागरिकता का परित्याग कर दी हो और इसकी सूचना भारत सरकार को दे दी हो। तीसरा, वह भारत के संविधान में अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हो। तीसरा, वह भारत के संविधान में अपना श्रद्धा व्यक्त करता हो। और चौथा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 राजभाषाओं में से किसी भी एक राजभाषा का अच्छा जानकार हो, किसी भी राजभाषा का एक अच्छा जानकार हो। अगर ये तमाम कंडीशन को कोई भी व्यक्ति फुलफिल करता है तो उसे भी भारत सरकार देशीयकरण का प्रमाण पत्र दे सकता है, उसे भी भारत सरकार देशीयकरण का प्रमाण पत्र दे सकता है और उस आधार पर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे मान लिया जाए ये लड़की है, फ्रांस की रहने वाली है, मान लिया जाए एग्जाम्पल, फ्रांस की रहने वाली है, फ्रांस में देशीयकरण के आधार पर नागरिकता दी जाती है, भारत में भी देशीयकरण के आधार पर नागरिकता दी जाती है। तो ये अपनी फ्रांस की नागरिकता छोड़ दी और इसकी सूचना भारत सरकार को दे दी। दूसरा, ये भारत के संविधान में अपना श्रद्धा व्यक्त की। तीसरा, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 राजभाषा में से एक राजभाषा इनको आता है। ये तमाम कंडीशन अगर ये फुलफिल करेंगी तब पर भी इन्हें देशीयकरण का प्रमाण पत्र दिया जा सकता है और देशीयकरण का प्रमाण पत्र लेकर के ये भारत का नागरिक बन सकती है। यही है। इसके बाद आगे है पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से देखिए, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है। उसके लिए शर्त है। शर्त यह है कि आपको भारत में कम से कम 7 वर्षों तक रहना पड़ेगा। पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको कम से कम भारत में 7 वर्षों तक रहना पड़ेगा। दूसरा शर्त यह है कि आप अगर भारतीय पुरुष से विवाह करते हैं तो उस आधार पर भी पंजीकरण करवा करके आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है राहुल गांधी की माता श्रीमती सोनिया गांधी। श्रीमती सोनिया गांधी इटली की रहने वाली थी, इटली, जहां पर राहुल गांधी का नानी गांव है। और राहुल गांधी अब इटली नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं पता है? अब पहले इटली बहुत जाते थे। कारण यह है कि पहले संभवतः राहुल गांधी की नानी जिंदा थी, नानी जिंदा थी, तो नानी से राहुल गांधी को बहुत खासा लगाव था, नानी की सेवा में जाते थे। लेकिन अब उनकी नानी का देहांत हो गया है, तो उसके बाद इटली अब नहीं जाते हैं, बहुत कम जाते हैं, ना के बराबर जाते हैं। अब राहुल गांधी को देखते होंगे देशे में भ्रमण करते हुए मिलते हैं, समझे। एक कारण ये भी है। तो राहुल गांधी की माता श्रीमती सोनिया गांधी इटली की थी, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से विवाह किए और फिर श्रीमती सोनिया गांधी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त की। पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता जो है श्रीमती सोनिया गांधी प्राप्त की। तो मतलब एक तो यह है कि अगर कोई विदेशी भारतीय से विवाह करता है या करती है तो उस आधार पर पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है या कर सकती है। दूसरा, कम से कम भारत में 7 वर्षों तक रहकर, कम से कम भारत में 7 वर्षों तक रहकर भारत की नागरिकता पंजीकरण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह पंजीकरण हो गया। फिर वंशीय परंपरा और जन्म। देखिए, इसमें नोट में जो है हम डेट सब मेंशन कर दिए हैं, लेकिन उन डेटों से आपको कोई लेना देना नहीं है। देखिए, जन्म के आधार पर अगर कोई व्यक्ति है, उसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ है और उसके माता और पिता दोनों भारतीय हैं,
या दोनों में से कोई भी एक भारतीय है तो वह जन्म के आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा, वह जन्म के आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति है उसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत से बाहर हुआ है, उनके माता पिता दोनों भारतीय है या दोनों में से कोई भारतीय है, तो वह वंशीय परंपरा के आधार पर जो है भारत का नागरिक माना जाएगा। वह वंशीय परंपरा के आधार पर भारत का नागरिक जो है आपको माना जाएगा। यही 5 आधार है जिस 5 आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और यहां पर विशेष डीप में जाने की यहां पर कहीं कोई जरूरत नहीं है। कभी भी आज तक किसी भी वनडे परीक्षा में डेट वाइज प्रश्न नहीं पूछा है। यहां से ऊपर ऊपर से ही प्रश्न पूछे हैं, भारत की नागरिकता कौन से 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है और कौन से 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। तो इन बातों को आप नहीं भी याद रखेंगे, जो बात अभी हमने आपको बतलाया है, नहीं भी याद रखेंगे तो कहीं आपको कोई दिक्कत होने नहीं जा रहा है परीक्षा के दृष्टिकोण से। सिर्फ इस बात को आप जरूर याद रखिएगा कि ये 5 आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब यहां पर आगे सुनिएगा आप, एक बात बड़ी गौर करने वाली है, और जो बड़ी गौर करने वाली बात है वह यह है, अगर कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक है, जैसे हम जन्म के आधार पर भारत के नागरिक है, आप जन्म के आधार पर भारत के नागरिक हैं, तो हमारी और आपकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक है तो उसकी भारत की नागरिकता कभी नहीं छीनी जा सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति देशीयकरण या पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त किया है तो उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति देशीयकरण या पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त किया है तो उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल दें राहुल गांधी की, राहुल गांधी का जब जन्म हुआ था, उनकी माता उनके पिता दोनों भारतीय थे, और राहुल गांधी जन्म के आधार पर भारत के नागरिक हैं, और राहुल गांधी जन्म के आधार पर भारत के नागरिक है, इसी वजह से राहुल गांधी की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है। लेकिन वहीं राहुल गांधी की माता श्रीमती सोनिया गांधी की अगर हम बात करें तो श्रीमती सोनिया गांधी पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त की है। श्रीमती सोनिया गांधी पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त की है। उनकी भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है, उनकी भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है, उनकी भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो एक बार फिर से इस पूरे लाइन को हम दोहरा रहे हैं, परीक्षा के लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण है, गौर से सुनिएगा आप। अगर कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर और वंशीय परंपरा के आधार पर, अगर कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर और वंशीय परंपरा के आधार पर भारत का नागरिक है तो उसकी नागरिकता कभी भी नहीं छीनी जा सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति देशीयकरण या पंजीकरण के आधार पर भारत का नागरिक बना है तो उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। राहुल गांधी की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है, लेकिन सोनिया गांधी की नागरिकता छीनी जा सकती है, क्योंकि सोनिया गांधी पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता ली है, वही राहुल गांधी जन्म के आधार पर भारत के नागरिक है। क्लियर है ये बात? अब इससे आगे थोड़ा सा आप समझिएगा एक बात और, कि क्या भारतीय बैंक में धन इकट्ठा करके भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, या क्या भारतीय बैंक में खाता ओपन करवा करके भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? इसका उत्तर है नहीं। देखिए, ये एग्जाम्पल इसलिए दिए क्योंकि जब आप क्वेश्चन बैंक पलटेंगे तो वहां पर इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। वहां पर इस प्रकार के प्रश्न आपको है, यानी सिर्फ बिहार दरोगे का क्वेश्चन बैंक है और एसएससी का परीक्षा नहीं होता है, बीपीएससी का परीक्षा नहीं होता है, यूपीएससी का परीक्षा नहीं होता है, रेलवे का परीक्षा नहीं होता है। समझिएगा, घमौड़ी हो गया है, समझे, बड़ी परेशान। चलिए, तो क्या बोल रहे थे? हाँ, हम आपको ये बात बोल रहे थे, कोई भी परीक्षा का क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो वहां पर एक प्रश्न आपको मिल जाएगा,
वहां पर यह प्रश्न आपको मिलेगा कि क्या भारतीय बैंक में धन जमा करके, भारतीय बैंक में खाता खोल करके भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो इसका उत्तर है नहीं। भारतीय बैंक में धन जमा करके और भारतीय बैंक में खाता खोल करके जो है भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। इस बात को अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। अब आगे, इसके बाद आगे है, देखिए, परित्याग, बर्खास्तगी और वंचित किए जाने पर। देखिए, अगर आप वयस्क हैं और आप भारत की नागरिकता को छोड़ दिए हैं, वयस्क हैं, अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता का परित्याग कर दिए हैं अर्थात छोड़ दिए हैं, तब आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा, अगर आपकी नागरिकता बर्खास्त कर दी जाती है। देखिए, आपकी नागरिकता बर्खास्त कब होती है? आपकी नागरिकता बर्खास्त जो है आपको कब होती है? आपकी नागरिकता तब बर्खास्त हो सकती है जब मान लिया जाए कि आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया। आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया तो आपको भारत की नागरिकता से बर्खास्त किया जा सकता है। तीसरा, वंचित किए जाने पर आपको भारत की नागरिकता से वंचित तब किया जा सकता है जब मान लिया जाए कि भारत के आप नागरिक होते हुए शत्रु देश को युद्ध में मदद कर रहे हैं, फिर आप पंजीकरण या देशीयकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर लिए और किसी भी न्यायालय के द्वारा 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा आपको अगर सुना दी गई तो उस आधार पर भी आपको भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। उस आधार पर भी आपको भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो यहां पर भी बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा याद रखिएगा कि परित्याग, बर्खास्तगी और वंचित किए जाने पर ये 3 आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। समझ गए? और कुछ भी यहां पर जानने की जरूरत आपको नहीं है। अब यहां से थोड़ा सा आप आगे बढ़िए और फिर जो है देखिए, जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, नागरिकता अधिनियम 1955 की अगर आप बात करेंगे तो इस नागरिकता अधिनियम 1955 में समय समय पर संशोधन होते हुए आए हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 की अगर हम बात करें तो नागरिकता अधिनियम 1955 में समय समय पर संशोधन होते हुए आए हैं। लास्ट टाइम नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हुआ है 2019 में, 2019 में, जिसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कहते हैं, CAA 2019, और जिसे लागू किया गया है हाल फिलहाल में 18वीं लोकसभा चुनाव के अधिसूचना के ठीक कुछ दिन पहले जो है CAA 2019 को लागू किया गया। जब हम आपको करंट पढ़ाए थे तो वहां पर इस विषय में हम आपको बताए थे, चर्चा किए थे, याद है कुछ आपको? तो नागरिकता अधिनियम 1955 में हाल फिलहाल में, नागरिकता अधिनियम 1955 में हाल फिलहाल में अगर संशोधन की बात करें तो हाल फिलहाल में संशोधन हुए हैं 2019 में। तो 2019 में जो संशोधन हुए हैं जिसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कहते हैं, तो क्या है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019? इसकी मूल बात क्या है इसको आप थोड़ा सा समझिए। और ऐसा नहीं है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में सीधे संशोधन 2019 में ही हुए हैं, नहीं। नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन 1986 में हुआ है, 1992 में हुआ है, 2003 में हुआ है, 2005 में हुआ है, 2015 में हुआ है, 2019 में हुआ है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में कई दफा संशोधन हुए हैं, जिसमें एक बार संशोधन और सबसे लेटेस्ट संशोधन 2019 में हुए हैं, जिसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कहते हैं। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आपके नोट में हम दे दिए हैं, और नोट में देने के पीछे रीजन यही है कि हाल फिलहाल में लागू हुआ है, तो हो सकता है आपसे पूछ दे। तो क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में, इस बात को हम लोग समझते हैं। और फिर बीच में कुछ चीज बाकी है, हमको पता है NRI क्या है, PIO क्या है और OCI क्या है। तो ये सब हम आपको समझाएंगे, आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है।
देखिए समझिएगा, सबसे पहले कुछ चीज को समझिए आप यहां पर, तब जो है आप CAA 2019 को समझिएगा तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। देखिए आजादी के समय जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना तो महात्मा गांधी ने स्पष्ट शब्दों में यह बात कहा, हमारे पड़ोसी जितने भी राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों के किसी भी समुदाय के लोगों को अगर उनके अपने देश में सताया जाता है तो वो भारत में शरण लेकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यह बात महात्मा गांधी ने कहा। अब देखिए आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का संबंध हमारे पड़ोसी राष्ट्रों से है, हमारे पड़ोसी देशों से है, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का संबंध हमारे पड़ोसी राष्ट्रों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का संबंध, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का संबंध हमारे पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से। इस बात को आप याद रखिएगा। अब दूसरी बात देखिए, जैसे भारत है, भारत में भारत की 80% आबादी, 100 में 80% आबादी हिंदू है। भारत की 80% आबादी हिंदू है तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत हिंदू बहुल इलाका वाला देश है, भारत हिंदू बहुल इलाका वाला देश है। लेकिन ऐसा थोड़े है कि भारत में मुसलमान ना रहता है, भारत में सिख ना रहता है, भारत में ईसाई नहीं रहते। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी समुदाय के लोग रहते हैं भारत में सभी समुदाय के लोग रहते हैं। लेकिन 80% हिंदू है तो भारत में हिंदू की बहुलता है और 20% में मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब आ जाते हैं। और यही वजह है कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी ये सभी अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी ये सभी अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं और हिंदू बहुसंख्यक समुदाय में आते हैं। ठीक है, लेकिन भारत में भले भारत की आबादी 80% हिंदू आबादी हो, लेकिन क्या भारत हिंदू राष्ट्र है? नहीं है भारत हिंदू राष्ट्र। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, बल्कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, बल्कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां पर सभी धर्म के लोग रहते हैं, जहां पर सभी धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है ये बात। वहीं पाकिस्तान की अगर आप बात करेंगे तो पाकिस्तान में भी मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, हिंदू सब रहता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों की संख्या अधिक है। और यही नहीं बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामी राष्ट्र घोषित किया है। भले पाकिस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी भी रहता हो, वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामी राष्ट्र घोषित किया है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने अपने आप को जो है इस्लामी राष्ट्र घोषित किया है। पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामी राष्ट्र घोषित किया है, इस्लामी राष्ट्र घोषित किया है। ठीक है ये बात। तो अब आप पाकिस्तान के नेचर को ऐसे समझिए ना, हम भारतवासी कितना शांति से रहते हैं। भारत हमेशा शांति की नीति में विश्वास किया है।
जबरदस्ती आतंकवादी गतिविधि करने का काम पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है भारत के साथ। और प्रतिदिन आप न्यूज देखेंगे, जम्मू कश्मीर के राजौरी में आज हमारे 3 जवान शहीद हो गए, यहां शहीद हो गए, वहां शहीद हो गए। हां, आज भी हुए हैं शहीद, ठीक है, हाँ हुए हैं, सही बात है। देखिए, कहने का मतलब यह है कि आप स्वयं देखिए, जब भारत शांतिप्रिय नीति अपना रहा है, इसके बावजूद जबरदस्ती भारत में आतंकवादी गतिविधि करने का काम पाकिस्तान करते रहा है। तो पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू होंगे, जो सिख होंगे, जो ईसाई होंगे, जो बौद्ध होंगे, जो पारसी होंगे, उनको पाकिस्तान में नहीं सताया जाता होगा, एकदम पाकिस्तान में सताया जाता है। अफगानिस्तान का भी वही हाल है और बांग्लादेश का भी वही हाल है। तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया है, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, और इन देशों में मुसलमान को छोड़कर अब बाद बाकी सब अल्पसंख्यक में आता है। जैसे भारत में हिंदू को छोड़कर अब बाद बाकी सब अल्पसंख्यक में आता है, उसी प्रकार से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की हम बात करें तो यहां पर मुसलमान को छोड़कर अब बाद बाकी सभी समुदाय के लोग अल्पसंख्यक में आते हैं। पाकिस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी अल्पसंख्यक में आते हैं। अफगानिस्तान में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी अल्पसंख्यक में आते हैं। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख ये सभी अल्पसंख्यक में आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इन तीनों देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों देश के अल्पसंख्यक, मतलब यहां के मुसलमान को छोड़कर इन तीनों देश के अल्पसंख्यक, मतलब इन तीनों देश के हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये 6 समुदाय के लोग, इन तीनों देश के ये 6 समुदाय के लोग अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आया हो या उसके बाद भारत आया हो, उसे 5 वर्ष तक रहने, 5 वर्ष तक भारत में रहने के बाद भारत की नागरिकता दी जा सकती है, भारत की नागरिकता दी जा सकती है, भारत की नागरिकता दी जा सकती है। मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक समुदाय है, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई, इन लोगों को भारत की नागरिकता देने को लेकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया गया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया गया है। और जब यह एक्ट लाया गया था तो इस एक्ट का विरोध हो रहा था। इस एक्ट का विरोध क्यों हो रहा था? तो इस एक्ट का विरोध इसलिए हो रहा था, और इस एक्ट का विरोध इसलिए किया जा रहा था, इस एक्ट का विरोध इसलिए किया जा रहा था क्योंकि इसमें मुसलमान को शामिल नहीं किया गया था। मुसलमान को शामिल नहीं किया गया था, मतलब विपक्षी पार्टियों का यह कहना था कि नहीं, इन देशों के मुसलमानों को भी भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए। जब ये सब देश मुस्लिम बहुल देश ही है तो यहां के मुसलमानों को भारत की नागरिकता क्यों दी जाएगी? भारत का जनसंख्या पहले से कम थोड़े है, पहले से ही भारत का जनसंख्या बहुत अधिक है। एक तो ये रीजन था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के विरोध होने का, और दूसरा रीजन क्या था जानते हैं? दूसरा रीजन यह था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लाखों मुसलमान को जब उसके अपने देश में सताया गया तो वे लोग भारत का शरण ले लिए, वे लोग भारत का शरण ले लिए।
विशेष तौर पर बांग्लादेश, विशेष तौर पर बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमान, विशेष तौर पर बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमान, और बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमान पश्चिम बंगाल में आकर, मेघालय में आकर, असम में आकर, मिजोरम में आकर, त्रिपुरा में आकर के बस गए थे। तो अब बांग्लादेश के मुसलमान भारत में आकर के बस गए थे और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में यह था कि इन देशों के मुसलमानों को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी, बल्कि मुसलमानों के अलावे जो अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो अब बांग्लादेश से आने वाले जो मुसलमान हैं, जो भारत में अवैध तरीका से आकर के बस गए हैं, क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 उन्हें भारत की नागरिकता दे रहा था? नहीं दे रहा था, नहीं दे रहा था उन्हें भारत की नागरिकता। इसी वजह से इन देशों के सताए हुए मुसलमान जो भारत में रह रहे थे और इस आशा में थे कि उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उन्हें भारत की नागरिकता नहीं दे रहा था। इसी वजह से इस एक्ट का विरोध हुआ। लेकिन ध्यान रहे, वैसे मुसलमान जो पहले से भारत के नागरिक हैं, उनकी नागरिकता नहीं छीनी जा रही है इस एक्ट के तहत। विपक्षी लोग, विपक्षी पार्टी के लोग, विपक्षी राजनेता, आम जनता के दिमाग में तो यहां तक दिमाग में दे दिया था भारतीय मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। नहीं, भारत में पहले से रहने वाले जो मुसलमान हैं, जो पहले से भारत के नागरिक हैं, उनकी भारत की नागरिकता इस एक्ट के तहत नहीं छीनी जानी थी, बल्कि अवैध तरीका से, एक प्रकार से अगर आप सोचिए, भारत की विशाल आबादी को ध्यान में रखते हुए अगर आप सोचिए कि देखिए भारत में जितनी भी समस्या है, हर समस्या का एक कारण जनसंख्या है। आप स्वयं थोड़ा सोच करके देखिए, भारत की आबादी पहले से इतना अधिक है, अब अवैध तरीका से लोग जो है भारत आकर के बस जा रहे हैं, तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए? नहीं दी जानी चाहिए, एकदम नहीं दी जानी चाहिए। भारत का जनसंख्या पहले से बहुत ज्यादा है, तो एक प्रकार से ठीक है, समझे, लेकिन इसके नकारात्मक पहलू भी है। और ठीक है, लेकिन जब यह एक्ट आया था ना, तो गृह मंत्री अमित शाह बोले थे, हम तो महात्मा गांधी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। महात्मा गांधी ऐसा कहे थे, जबकि महात्मा गांधी यह कहे थे कि हमारे पड़ोसी राष्ट्रों के मुसलमानों को भी अगर उसके अपने देश में सताया जाता है, वो भी भारत आए, भारत उन्हें भारत की नागरिकता देगा, भारत सरकार उन्हें भारत की नागरिकता देगा। तो सिर्फ मुसलमान वाला, सब मुस्लिम वाला पहलू को जो है हटा दिया, बाद बाकी सब चीज को शामिल कर दिया। समझ गए? तो ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझे होंगे। कुछ समझे हैं? अगर समझे हैं तो हम बोल रहे हैं, आपको हां या ना में बोलना है। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, वह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी इत्यादि को भारत की नागरिकता देने को लेकर प्रावधान करता है, हां या ना? हां ना? क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान करता है? नहीं ना करता है ना? कौन बोल रहा है? नहीं ना करता है। समझ गए ना? चलिए ठीक है, ये हो गया, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद एक बात और आप जानिए, जैसे एनआरआई किसे कहते हैं? एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई किसे कहते हैं, इस बात को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो आइएगा बोर्ड पे, एनआरआई
PIO और OCI किसे कहते हैं, इसके मूल चीज को हम आपको समझा दे रहे हैं, और फिर इसके बाद तो है ये है जो है सो हाँ, जिसका भी क्वेश्चन है बिना पता का क्वेश्चन है, हाँ आपका जो भी क्वेश्चन था इसका उत्तर होगा हाँ। इतना जल्दी दिवालिया काहे घोषित होना चाहते हैं? स्वीटी सिन्हा, स्वीटी सिन्हा का प्रश्न है, अगर हम दिवालिया घोषित हो जाते हैं फिर भी जन्म के आधार पर नागरिकता समाप्त होगी या नहीं? नहीं, आप दिवालिया हो जाइए, आप कुछ हो जाइए, आप पागल हो जाइए, अधपागल हो जाइए, समझे? दिवालिया उवालिया होने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होती है। जन्म के आधार पर अगर आप भारत का नागरिक है ना तो नहीं समाप्त होगा, ठीक है। चलिए आगे आइए, समझते हैं क्या है NRI, क्या है PIO और क्या है OCI। NRI का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। मतलब अनिवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय मतलब वैसे भारतीय जो भारत में निवास नहीं करता हो, वैसे भारतीय जो भारत में निवास नहीं करता, वैसे भारतीय जो भारत में निवास नहीं करता, वैसे भारतीय जो भारत में निवास, समझिए अब आप जानते हैं NRI नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, अनिवासी भारतीय, ये अनिवासी भारतीय, समझिएगा अनिवासी भारतीय ये मूलतः भारत के ही नागरिक होते हैं, जैसे हम और आप भारत के नागरिक हैं, NRI भी मूलतः भारत के ही नागरिक होते हैं। NRI आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, खुश रहिए। जानते हैं, रखिए मिठाई रखिए यहाँ पे। मिठाई कौन बोला था लेकर के आने के लिए? चलिए, चंदन आया है, चंदन चंदन आया है आपके जो आपके गांव का मोबाइल, हाँ चाचा लगेंगे, वही आपके विषय में हमको बताया था, ठीक है, बता रहे हैं इनके विषय में। देखिए निमंत्रण है आपको 21 तारीख का, समझे? 21 को सम्मान समारोह रखे हैं, 21 का निमंत्रण है और आना है। चंदन आपका हमको सब चीज भेजा था।
हाँ देख रहे हैं। भतीजा है मेरा, अपने बिहार दरोगा 3rd बैच में ऑनलाइन क्लास किया है, पटना में रहते हुए ऑनलाइन क्लास किया है। एक है यहाँ का काम करता है संस्था, अपने संस्थान में ही काम करता है, चंदन नाम है, उसी का भतीजा है ये। और बिहार दरोगा 3rd बैच में थे आप, ऑनलाइन क्लास पटना में रहते हुए ऑनलाइन क्लास किए थे। नाम क्या है आपका? विकास नाम है इनका। घर कहाँ है? बेगूसराय। बेगूसराय। और आईसीयू में 3 दिन भर्ती रहे हैं, जिस दौरान फिजिकल हो रहा था उस दौरान। तो विकास जी आप अपने बारे में इन लोगों को कुछ बताइए, विशेष तौर पर फिजिकल के बारे में। जो लोग सांस तोड़ देते हैं, समझ गए, मतलब फिजिकल करने के दौरान जो है थोड़ा सा दर्द हुआ तो हार जाते हैं। जैसे एगो बिहार दरोगा बैच की 10 से 12 बैच की एक लड़की थी, उसको पता नहीं, हमको लगता है मार्क ठीक ठाक होगा क्योंकि पढ़ने में रेगुलर लड़की थी, रेगुलर बैच की लड़की थी, तो थोड़ा मोटी थी और 3 महीना का समय मिला और 3 महीना में वो फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो जो है उन लोगों के लिए है। अच्छा क्या हुआ था आपको, ये बात बताइए तो। दौड़ने के दरमियान सर 29 मई को 29 मई दौड़ने के दौरान 29 मई को लू मार दिया था। 35 लोड मोशन और 15 से 20 वोमिटिंग हो गया। अरे बाप रे, 30 से 35 लूज मोशन और 15 से 20 वोमिटिंग हुआ था। बताइए कितना खराब सिचुएशन रहा होगा। और आपका बॉडी सब भी तो एकदम, पहले भी ऐसे ही था? पहले भी ऐसे ही था। चलिए, तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, विशेष तौर पर आपको तैयारी के दौरान जो डिफिकल्टी हुआ, क्योंकि हमको पता चला है बड़ी परेशानी हुआ है आपको, थोड़ा सा बताइए इन लोगों को जो हिम्मत हार जाते हैं, उन लोगों के लिए, यानी फिजिकल में जो हिम्मत हार जाते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा कुछ बोलिए, फिर तो हम आए ही। सबसे पहले मेरा नाम विकास कुमार हुआ और मेरा घर बेगूसराय हुआ। और जो भी लोग फिजिकल के दरमियान चोटिल हो जाने के कारण या फिर और भी दिक्कत के कारण हार मान जाते हैं, हार नहीं मानना चाहिए। सबसे पहले हमें ठेवना में दर्द हुआ था, 4 बार हम फिजियोथेरेपी करवाते करवाते ठीक हुए। उसके बाद 14 जुलाई को मेरा फिजिकल था, 29 मई को हमें लू लग गया और हम 3 दिन आईसीयू में रहे। फिर 1 तारीख को उससे वहाँ से आईसीयू से निकले और 4 दिन रेस्ट मारे, फिर 6 और 7 को दौड़े। फिर डॉक्टर से मिले, डॉक्टर साहब बोले कि आपका पानी का लेवल शरीर में पूरा डाउन हो गया, आपका ज़िंदगी दोबारा मिला, आप मर जाइएगा। हम सुने लेकिन उतना ध्यान नहीं दिए, सोचे जिंदगी है, जिंदगी और मौत, या तो मौत आएगी या तो दरोगा बनेंगे इस बार। जब हम आईसीयू में थे तो मम्मी रो रही थी, तो मम्मी को हम बोले, मम्मी सैफीन हसन जो 21 साल में आईपीएस बना था, उसका भी मेन से पहले पैर में चोट लग गया था, टूट गया था उसका पैर, तो हम तो आईसीयू में भर्ती हुए हैं, निकाल लेंगे। यही हौसला रहा और गुरुजी का आशीर्वाद रहा, सर का, निकल गए। और खासकर हम अपने बहन लोगों को ये बात बताना चाहते हैं कि मेरा एक बहन पहले से 2446 बैच में सार्जेंट मेजर है और 2 ठो बहन सिपाही है और 1 ठो डिजाजी सार्जेंट मेजर है और 1 ठो बिहार पुलिस के पद पर तैनात हैं। आप लोग बहन लोग कोशिश कीजिएगा, निश्चित हो जाएगा। मन के जीते जी और मन के हारे हार होता है। मन से मान लीजिएगा हार जाएंगे तो निश्चित हार जाइएगा, अगर जीत है मन में ठाना हुआ तो निश्चित जीत जाएंगे और ईश्वर की भी साथ देगा अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो। और सर बस कभी भी जो है हौसला नहीं हारना है, हौसला नहीं हारना है। बताइए 14 जुलाई को फिजिकल था और 29 मई को बेचारा आईसीयू में भर्ती था, समझे। तो कठिनाई तो होता है, बस यही है कि अगर आप ठान लिए तो आपका निश्चित तौर पर जीत होगा और नहीं ठाने तो फिर निश्चित तौर पर हार होगा। और निमंत्रण तो हम आपको दे दिए हैं, 21 को आना है और आपके नज़र में अपने संस्थान के जितने भी लोग होंगे जो पास किया है उनको भी लेकर के आना है, उनको भी बोल देना है। ये हम अपने तरफ से मिठाई खिला रहे हैं, आपको 2 मिठाई खाना है। और फर्स्ट अटेम्प्ट था इनका, फर्स्ट अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट था।
समझे? तो एक होना चाहिए बस, अगर आपके मन में है तो आप निश्चित तौर पर कर लेंगे। रुकिन रुकिन, हम आपको खिला रहे हैं। ये मेरा मिठाई है, हम आपका मिठाई खाएंगे। ये मेरा मिठाई है। हम अपना मिठाई नहीं खाएं। एक और। रख देते हैं, आप बाद में खा लेंगे। इससे पहले भी मिठाई खाए, खा लेते हैं, आप भी बुरा मान जाइएगा। अरे विद्यार्थी सब बहुत बुरा मान जाता, आप नहीं समझते हैं। क्या करेंगे, थोड़ा और मोटा हो जाएंगे, और क्या हो। संस्थान के तरफ से एक मिनट, तो इस पे बोलिएगा, पढ़ाई के दौरान डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे। बोलिएगा 2 लाइन। एक सवाल आया है, पढ़ाई के दौरान डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे। ये भी डिस्ट्रैक्शन से बचे हैं, इसी वजह से सफल हुए हैं। तो 2 लाइन बोलिए, फिर तो हम बोलेंगे ही लोगों को। पढ़ाई के दौरान डिस्ट्रैक्शन से बचना क्वेश्चन आया था। इसका यही उत्तर है कि जब भी मन जैसे पढ़ाई में उब गया, पढ़ाई के दौरान मन उब जाता है। कितने लोग, मेरा भी उबता था, तो या तो मम्मी से पापा से बात कर लेते थे, और कुछ भगवान का भजन वजन कुछ सुन लीजिएगा, जिससे माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। कहीं ना कहीं इस पृथ्वी पर ईश्वर जरूर अस्तित्वमान है, साइंस माने या ना माने। परमात्मा से जुड़ के रहिएगा, ईश्वर से थोड़ा हृदय में बैठा के दिक्कत नहीं होगा। चलिए, संस्थान की तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट है। आप तो बड़ी धार्मिक आदमी निकले, तो आपको धार्मिक किताब भी दे रहे हैं। और कुछ लोग जो है हमको बता रहा था, हम तो देखते नहीं है बहुत ज़्यादा सोशल साइट, लेकिन संस्थान का लोग ही बता रहा था कि कमेंट आ रहा है कि भारत का संविधान दीजिए। तो भारत का संविधान तो पढ़ेबे करते हैं पॉलिटी पढ़ाने के दौरान। भारत के संविधान में तो अनुच्छेदे है, तो थोड़ा सा जैसे थोड़ा सा धार्मिक होना भी जरूरी हो जाता है, समझे। तो इस संस्थान के तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, लेकिन मेन सम्मान समारोह होगा 21 को आना है। और आपके विषय में हमको चंदन सारा कुछ बताया है, ठीक है, देखे थे, मैसेज किया था सारा कुछ। चलिए चलिए, ठीक है, और 21 को आना है, ठीक है, ठीक। चलिए आइए, तो अब ये तो अजीब अजीब टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। चलिए पहले समझिए, पहले यहां पे समझिए, जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं उसको पहले समझिए। देखिए, एनआरआई, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, और निवासी भारतीय, समझिएगा। देखिए, आपको ये भारत के नागरिक ही होते हैं, इनके पास भारत का पासपोर्ट होता है, इनके पास भारत का वीजा होता है, इनके पास भारत का पहचान पत्र होता है। ये भारत में संवैधानिक पद को प्राप्त कर सकते हैं। ये
भारत में होने वाले चुनाव में मतदान कर सकते हैं। ये भारत में होने वाले चुनाव में मतदान कर सकते हैं। भारत में होने वाले चुनाव में मतदान कर सकते हैं। मतलब एक आम भारतीय नागरिक को, एक आम भारतीय नागरिक को, मतलब जैसे हम लोग एक आम भारतीय नागरिक हैं, एक आम भारतीय नागरिक को जितना अधिकार प्राप्त होता है, एक आम भारतीय नागरिक को जितना अधिकार प्राप्त होता है उतना अधिकार, एक आम भारतीय नागरिक को जितना अधिकार प्राप्त होता है उतना अधिकार एक एनआरआई को भी प्राप्त होता है। बस एनआरआई भारत में रहता नहीं है, भारत में रहता नहीं है, भारत में रहता नहीं है। बिजनेस के सिलसिला में, नौकरी के सिलसिला में या अन्य किसी भी सिलसिला में वह रहता है भारत से बाहर, लेकिन उसके पास नागरिकता भारत की होती है, पासपोर्ट भारत का होता है, वीजा उसके पास भारत का होता है। मतलब जैसे हम ही हैं, हम भारत के नागरिक हैं, सब चीज हमारे पास भारत का है, लेकिन हम रह रहे हैं भारत से बाहर, रह रहे हैं हम भारत से बाहर। मतलब हम किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, लेकिन हम हैं भारत के ही नागरिक। अभी भी हमारे पास नागरिकता भारत की ही है, सब चीज हमारे पास भारत का है। भारत में हम संवैधानिक पद को प्राप्त कर सकते हैं, भारत में हम मतदान कर सकते हैं। अगर ये वाली बात है, किसी के साथ ये वाली बात है, तो वही कहलाता है एनआरआई, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। मतलब वैसे इंडियन जो है तो इंडियन, मतलब वैसे भारतीय जो है तो भारतीय, जो है तो भारतीय, लेकिन वे भारत में रहते नहीं, वे भारत में रहते नहीं। और इन्हें हम लोगों के समान ही सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके बाद आगे है PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब भारतीय मूल का व्यक्ति। कल भी हम आपको समझाए थे। देखिए, भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति अगर देखा जाए, भारतीय मूल का व्यक्ति अगर देखा जाए तो जो है, आपको मान लिया जाए कि आप या आपके पूर्वज, आप या आपके पूर्वज की अगर हम बात करें तो आप या आपके पूर्वज जो है, आपके माता पिता, आपके दादा दादी या आपके नाना नानी, आप या आपके पूर्वज कभी भी भारत के नागरिक रहे हैं, लेकिन वर्तमान में आप भारत के नागरिक नहीं है, बल्कि वर्तमान में आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए। वर्तमान में आप भारत के नागरिक नहीं है, बल्कि वर्तमान में आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। वर्तमान में आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं, तो आप भारतीय मूल वर्ग का कहलाएंगे, भारतीय मूल वर्ग का कहलाएंगे। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये तमाम ऐसे देश हैं, अगर कोई भी व्यक्ति इन देशों का नागरिक रहा है, वो कभी भी भारतीय मूल वर्ग का नहीं कहलाएगा। मतलब अगर कोई पाकिस्तान का नागरिक रहा है, अफगानिस्तान का रहा है, चीन का रहा है, नेपाल का रहा है, भूटान का रहा है, बांग्लादेश का रहा है, श्रीलंका का रहा है, इन देशों का अगर कोई नागरिक रहा है तो वह PIO की श्रेणी में नहीं आएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की श्रेणी में वो नहीं आएगा। यहां पर यह बात परीक्षा के लिहाज से याद रखना जरूरी है। भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में कौन कौन ऐसे पड़ोसी राष्ट्र है जहां के नागरिक रहने वाले लोग कभी भी PIO की श्रेणी में नहीं आएंगे, कभी भी PIO की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन देशों के नागरिक जो है कभी भी PIO की श्रेणी में नहीं आएंगे। इसके बाद आगे है OCI। OCI का फुल फॉर्म होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब समुद्र पारीय नागरिक, समुद्र पारीय नागरिक, समुद्र पारीय भारतीय नागरिक, समुद्र पारीय भारतीय नागरिक। एक तो पहली बात,
पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग ओसीआई की श्रेणी में नहीं आएंगे। पहली बात यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग ओसीआई की श्रेणी में नहीं आएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग ओसीआई की श्रेणी में नहीं आएंगे। दूसरी बात, ओसीआई के श्रेणी में कौन आता है, इस बात को आप समझिएगा। देखिए, ओसीआई की श्रेणी में अगर देखा जाए तो ओसीआई के श्रेणी में वैसे लोग आते हैं जिनमें संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता प्राप्त करने की योग्यता थी, लेकिन फिर भी वो भारत की नागरिकता को प्राप्त नहीं किए। संविधान लागू होने के समय जिनमें भारत की नागरिकता प्राप्त करने की योग्यता थी, लेकिन फिर भी वे भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं किए और वर्तमान में भी वो भारत के नागरिक नहीं है। इस प्रकार के लोग ओसीआई के श्रेणी में आते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की श्रेणी में आते हैं। लेकिन ध्यान दें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग ओसीआई के श्रेणी में कभी भी नहीं आएंगे। और साथ ही साथ इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का जो कंसेप्ट था, इसे 2015 में खत्म कर दिया गया है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का जो कंसेप्ट था, इसे 2015 में खत्म कर दिया गया है और आज के डेट में पीआईओ को ओसीआई में ही मर्ज कर दिया गया है। पीआईओ को जो है ओसीआई में ही मर्ज कर दिया गया है, मतलब मिला दिया गया है। और अगर पीआईओ और ओसीआई श्रेणी में आने वाले लोगों की अगर हम बात करें तो क्या ये भारत में संवैधानिक पद प्राप्त कर सकते हैं? तो ना तो पीआईओ की श्रेणी में आने वाले लोग भारत में संवैधानिक पद प्राप्त कर सकते हैं, ना ही ओसीआई की श्रेणी में आने वाले लोग भारत में संवैधानिक पद प्राप्त कर सकते हैं, और ना ही इन दोनों श्रेणी में आने वाले लोग चुनाव में मतदान भी कर सकते हैं। चुनाव में मतदान भी कर सकते हैं। देखिए, पीआईओ और ओसीआई के श्रेणी में आने वाले लोगों में यह योग्यता होती है कि वह भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन यह भारत का नागरिक होता नहीं है। पीआईओ और ओसीआई के श्रेणी में आने वाले लोगों में यह योग्यता होती है कि यह भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन यह भारत का नागरिक होता नहीं है। इसी वजह से जो है इन्हें बहुत कम या फिर सीमित अधिकार जो है भारत में नागरिकता को लेकर के प्राप्त होता है। इन चीजों को जो है आप पढ़ लीजिएगा। और यहां पर एक बात और हम आपको कहना चाहेंगे कि ये जो बात हमने आपको बताया है, 2-3 बात परीक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप रिवीजन करेंगे तो वहां पर जो है इस बात को खासा ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन देश के लोग पीआईओ की श्रेणी में नहीं आ सकते हैं और कौन कौन देश के लोग ओसीआई के श्रेणी में नहीं आ सकते हैं, और पीआईओ को ओसीआई के श्रेणी में कब मिला दिया गया है, दोनों को कब मर्ज कर दिया गया है। ये 3 बात परीक्षा के लिहाज से जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इन चीजों को आप याद रखिएगा। आज जितना भी हम आपको समझाए हैं, आइए हम आपको याद करवाते हैं। दीजिए तो नोट, पढ़ लीजिएगा इसको। तो कल देखेंगे अब सवाल। ये सब आप लोग फालतू क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब क्वेश्चन का कोई महत्व ही ना है। हे ही हो गया तो हे हो गया, होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, आइए हीरो सब बताइए, भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त हो सकती है? अच्छा, सिक्किम के नागरिकों को जो भारत की नागरिकता मिली है, कौन आधार पर मिली? भूमि विस्तार। समझें इसका मतलब। मदर टेरेसा को नागरिकता कौन आधार पर मिली? सोनिया गांधी को पंजी। क्या सोनिया गांधी की नागरिकता समाप्त हो सकती है? राहुल गांधी की? क्योंकि राहुल गांधी जन्म के आधार पर भारत, और सोनिया गांधी पंजीकरण के आधार। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, समझे हैं आप लोग बात को। भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त? कौन कौन?
चलिए, अच्छा जो एनआरआई होता है, एनआरआई जो होता है वो भारत के ना नागरिक होते हैं, लेकिन वो भारत में रहता। इसके बाद आगे बताइएगा गुरुजी लोग, क्या एनआरआई मतदान कर सकता है, संवैधानिक पद प्राप्त कर सकता? अच्छा, जो पेज आधा खाली है उसमें देखिएगा 2 नंबर में भारतीय मूल का व्यक्ति। उल्लेखनीय है कि ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, चीन अथवा बांग्लादेश के नागरिक थे अथवा कभी रहे हैं, उनकी संतानों को भारतीय मूल का दर्जा प्राप्त नहीं होगा। इस बात को आप याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, पेन दीजिए ये लड़की। जिस पेज में आधा खाली है उस पेज में देखिएगा, भारतीय मूल के व्यक्ति में दूसरा लाइन उल्लेखनीय है कि ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, चीन अथवा बांग्लादेश के नागरिक हैं, उन्हें पीआईओ की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो किन किन देश के नागरिकों को पीआईओ की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? इसको टिक मार लीजिएगा, वीवीआई कर लीजिएगा। किन देशों के नागरिकों को पीआईओ की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? उसका अगला पॉइंट देखिएगा, वर्ष 2015 में भारतीय मूल के व्यक्ति योजना को समाप्त कर दिया गया। इसका विलय समुद्र पारीय नागरिकता में कर दिया गया, यानी पीआईओ का विलय ओसीआई में 2015 में किया गया है। ये भी महत्वपूर्ण है, नोट दे दीजिएगा, समझिए, बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो पीआईओ का विलय ओसीआई में कब किया गया? कब किया गया है? कब किया गया है? भारत के समुद्र पारीय नागरिक में अंतिम पॉइंट, नोट से पहले जो है, वह व्यक्ति जो कभी भी पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश का नागरिक रहा, वह समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है, ओसीआई की श्रेणी में नहीं आ सकता है। यह भी बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो वह व्यक्ति जो कभी भी पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश का नागरिक रहा है, क्या वो ओसीआई की श्रेणी में आ सकता है? आए? कहां कहां के लोग ओसीआई की श्रेणी में नहीं आ सकते हैं? क्लियर है ये बात? जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, इसके तहत कौन से 3 देशों के नागरिकों को भारत की नागरिकता दी जानी है? पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, बांग्लादेश और इन तीनों देशों के कौन समुदाय के लोगों को छोड़कर अन्य सभी समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दी जानी है? मुसलमान को छोड़कर अन्य सभी ना? बात समझ में आया? इस प्रकार नागरिकता आपका खत्म हुआ। घर पे जाकर के एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। आप सुनिए, 1 मिनट दीजिए। तो आपको करना क्या है? जो बोल रहे हैं वो करके आइएगा कल। कितना क्वेश्चन है? तेरासी 1400। सुनिए, पॉलिटी 7 तक खत्म कर दिए हैं। अब पहले क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं क्या? नहीं तो आप लोग डाउट करते रह जाइएगा। कल सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 का पॉलिटी का क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। पॉलिटी चैप्टर नंबर 1 पूरा थ्योरी पढ़ के याद करके आइएगा और कल इसके क्वेश्चन आंसर को करवा देंगे। कल इसके क्वेश्चन आंसर को करवा देंगे, ठीक है? लीजिए, अब सुनिए। हाँ, कल मुहर्रम है ना? मुहर्रम में क्या होता है? वो तजिया निकलता है। तजिया निकलता है। तजिया निकलता है। क्या बोल रहे हैं आप? तो क्लास आइएगा कल, आइएगा ना? उसमें तो कुछ होता नहीं है, हमको तो नहीं लगता कुछ नहीं होता है। वैसा तो कुछ नहीं होता है।
रोड जाम रहता है। जो दूर से आएंगे उनको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। नजदीक से आने वाले को तो कोई प्रॉब्लम ना है। कल क्या करें बोलिए आप ही लोग हैं? खुला रखे, खुला रखे। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है जो लोग दूर से आते हैं, ठीक है। हाँ, आप लोग भी तजिया निकालिएगा क्या? सुनिए, अभी टेस्ट है। जो टेस्ट शनिवार को होना था वो टेस्ट आज है। जो टेस्ट शनिवार को होना था वो टेस्ट अभी है। बात समझे? 5:30 बजे से आपका टेस्ट होगा। कितने बजे से? 5:30 बजे से 6:30, 6:30 बजे तक आपका टेस्ट होगा। आप टेस्ट दीजिए और उसके बाद आपका डेली टेस्ट होगा। और अभी हमको पता नहीं है क्या होता है इसमें, छुट्टी हम देते हैं कि नहीं देते हैं, याद न है। पूछते हैं पिछले साल छुट्टी दिए थे या नहीं दिए थे। पिछले साल दिए होंगे तो दे देंगे, अब याद न है उतना, समझे। आपको जो है संस्थान टेस्ट दीजिए पहले, टेस्ट में आकर के हम अनाउंसमेंट कर देंगे और टेस्ट में आकर के अनाउंसमेंट कर देंगे क्या होगा कल। अभी हमको कुछ पता नहीं है, पूछ लेते हैं इन लोग से भी क्या होता है नहीं होता है, समझे। तो ठीक है। और बिट्टू सर का भी क्लास संभवतः कल नहीं परसों से होना चाहिए। परसों से बिट्टू सर का क्लास भी होगा, परसों से, समझे बात को। तो अभी टेस्ट दीजिएगा ना आप लोग, सब लोग टेस्ट दीजिए। और ऑनलाइन वाले लोगों को जो है अभी हम छुट्टी को लेकर के कल अनाउंसमेंट नहीं किए हैं, तो छोड़िए, छुट्टी कर देते हैं। जाइए, कल छुट्टी है, समझे। कल क्या है? छुट्टी, मुहर्रम का कल छुट्टी है। और फिर जो है आप लोग आइए, परसों से पढ़ाएंगे। और अभी जो है आप लोग का टेस्ट है, टेस्ट दीजिए आप, ठीक है। और यहाँ पर मिठाई उठाई है, सब चीज पहुंचा दीजिएगा नीचे। क्या है? क्लास जा रहे हैं, अब फ्री रहेंगे तब। हे बैग वाली है, कहाँ बैग ले, कहाँ है? इधर टेस्ट में बैठना है, नहीं तो मार के हम। जाइए। टेस्ट से आप लोग भागते क्यों हैं? टेस्ट देना चाहिए, समझे। चलिए, मिलते हैं टेस्ट में थोड़ी देर बाद। धन्यवाद। ऑनलाइन भी काट दिया है, ऑनलाइन भी टेस्ट का क्वेश्चन आंसर अपलोड हो जाएगा, आप लोग भी बना के देख लीजिएगा कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। धन्यवाद।